ईरान अमेरिका की धमकी से डरा नहीं, करारा जवाब दे रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। कुछ नेता डर जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़कर, देश छोड़कर चले गए हैं सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। ये बड़ी जानकारी आ रही है। नेतन्याहू का बेटा भी मियामी चला गया है। अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक का जो ईरान ने इजराइल के हमले के बाद तांडव मचाया, उसके बाद से सुरक्षित ठिकाने की तलाश के लिए नेतन्याहू ने देश छोड़ दिया है। देखिए, जब इजराइल ने हमला किया था 200 फाइटर जेट के साथ यह हमला किया गया था। ताबड़तोड़ ये हमले थे। न सिर्फ 200 फाइटर जेट से मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश थी, बल्कि परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर के 8 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और 9 उनके परमाणु साइंटिस्ट मारे गए। 20 से ज़्यादा जो बड़े सैन्य कमांडर हैं उनकी मौत हो गई। अब इसका जवाब ईरान ने दिया और ईरान ने जब हमला किया तो बिल्कुल वही हाल देखने को मिला जो इजराइल ने गाजा पट्टी का किया था। ये तस्वीरें आप तेल अवीव की देख रहे हैं। ये वो इलाके हैं जो ईरानी हमले में नेस्तनाबूद हुए हैं। नेतन्याहू की सनक से तेल अवीव का क्या हाल हुआ है, जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ। अब देखिए, अपनी कुर्सी के लिए आवाम को मौत के घाट उतार दिया। देश छोड़कर बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ग्रीस भाग गया है, ग्रीस चला गया है। मौत के आंकड़े अभी भी इजराइल छुपा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इजराइल में मीडिया पर सेंसरशिप है। मीडिया खुल करके कुछ नहीं बोल सकता, खुल करके कुछ नहीं दिखा सकता। इसी सेंसरशिप की वजह से जो इजराइल से खबरें हैं वो छन छन कर सामने आ रही हैं। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हैं उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। और ये वो खंडर बनती इमारतें और ये रिहायशी इलाके हैं। मैं यहाँ पे रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग इसका शिकार हुए हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। परमाणु कार्यक्रमों को ईरान रोक दे, ये अमेरिका और इजराइल चाहता है, लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम ऑलरेडी आईएईए के बहुत सारे सैंक्शंस हम झेल चुके हैं। अब हम इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मानेंगे बातचीत की टेबल पर। अब तो कोई बात करने का मतलब होता ही नहीं है। अब देखिए, अब इजराइल का हाल ज़रा देखिए। इजराइल एकदम से हिल चुका है, किसी ने सोचा नहीं था। अब इसी वजह से जो इजराइल के लोग हैं वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल की तस्वीरें हैं। किस तरह से क्योस है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है इजराइल का। ये भीड़ जो है ये यूरोप जाना चाहते हैं। इसमें से कई लोग यूरोप की शरण लेना चाहते हैं। ये ईरान के हमले को देखते हुए काफ़ी लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे, लेकिन ईरान का हमला इतना ज़बरदस्त था जिसके बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है एयरपोर्ट। जो तेल अवीव में लोग रह रहे हैं, जो बाकी इलाकों में रह रहे हैं, वो दहशत में रह रहे हैं। अब ईरान के इजराइल पर जो हमला किया उसके बाद इजराइल प्रमुखता से अब हमले कर रहा है और ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, एक और चीज़ जो साफ तौर पर देखने को मिली है, आयरन डोम, जो शक्ति जिसे अपनी इजराइल मानता था कि हमारा आयरन डोम हर हमले से हमें बचा लेगा, लेकिन आयरन डोम को भी नाकाम किया ईरान के हमले ने। अब आयरन डोम के स्थापित होने के बाद भी ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी वो कई शहरों पर जाके गिरी। और ईरान ने रात में जो तांडव मचाया, ना सिर्फ रात में लेकिन दिन में भी जो तांडव मचा रहा है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आयरन डोम की पोल आप एक किस्म से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में खुलती हुई दिखाई दी। पूरे विश्व में इस आयरन डोम का डंका बजता था जिसे तहस नहस किया। इसी के साथ ही एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, जरा इस हमले को देखिए। जानकारी के मुताबिक तेल अवीव में इजराइल के कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग हताहत हुए हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। न सिर्फ तेल अवीव बल्कि इजराइल के कई और शहरों में जहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। और हताहत होते लोगों की कोई एग्जैक्ट संख्या वो इजराइल से नहीं आ पा रही। उसकी वजह आप बखूबी जानते हैं, जो मीडिया पर सेंसरशिप है ताकि खबरें बाहर ना आ पाएं। अब देखिए, इजराइल जो गाज़ा पर तकरीबन पिछले 1 साल से हमला कर रहा है, जिसने गाज़ा पट्टी को लगभग तबाह कर दिया है,
निर्दोषों की जान ली है, वो इजराइल, वो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि देखना चाहिए ईरान को कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हमने मिलिट्री बेसिस को, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, आप आम लोगों की जान ले रहे हैं। लुक, हु इज टॉकिंग अबाउट आम लोगों की जान, जो पिछले 1 साल से आम लोगों की जान गाजा पट्टी के इलाके में ले रहा है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जब खुद पर आई है तो वो गिड़गिड़ा रहा है। जब गाजा पट्टी में हो रहा था वो क्या था? क्या वो लोग नहीं थे? क्या इजराइल के लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है? मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ मैं इजराइल के आम लोगों की मौत का, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर आम लोगों की जान आपके यहाँ प्यारी है तो आम लोगों की जान गाजा पट्टी के यहाँ भी प्यारी थी। तब आपकी मानवता कहाँ गई थी? जाहिर तौर पर आम लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाना किसी भी युद्ध में बहुत ख़राब स्थिति होती है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को आज मानवता याद आ रही है। लेकिन उस समय उनकी मानवता क्या मर गई थी जब गाजा पट्टी के इलाके में आम लोग मारे जा रहे थे? और तेल अवीव के पास ही एक शहर है रामात गंज, वहां पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ये उसकी एक तस्वीर जरा देखिए। एक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बचावकर्मी जो गुजरता हुआ, जो क्षतिग्रस्त इलाका है वहीं से ही गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के बाद रामातगंज क्षेत्र के कई घर प्रभावित हुए हैं, खंडर में तब्दील हो गए हैं। और अब ईरान ने अमेरिका को धमकाया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे। अब अमेरिकी ठिकाने भी ईरान के हमले की जद में आएंगे। आप सभी जानते हैं कि ईरान के मुकाबले इजराइल बहुत छोटा देश है। लगभग जो इजराइल की आबादी है वो 80 लाख 90 लाख के लगभग की है, और जबकि जो ईरान देश है उसकी आबादी 8 करोड़ की है। और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे सैन्य ताकत में, तब भी ईरान इजराइल से कहीं भारी पड़ता है। अगर आज ये इजराइल कर रहा है तो वो सिर्फ अमेरिका के दम पर, अमेरिका की हाँ के बाद ये कर रहा है, वरना इजराइल में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर दे। उसको पूरी शय। और एक और तस्वीर रिशोन लेनियन शहर है ये इजराइल का, जिसकी तस्वीर बहुत भयावह है। ईरान के हमले के बाद ये स्थिति उभर कर सामने आई है। अब अगर डिप्लोमेसी के स्तर पर बात करें तो भारत की स्थिति बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इजराइल भी भारत का अच्छा दोस्त है और ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त है। अब ऐसे में ये स्थिति जाहिर तौर पर एक असमंजस की स्थिति है, और अब देखना होगा कि भारत क्या करता है। चूँकि ईरान में जिस बड़े कमांडर की मौत हुई है वो प्रो इंडिया थे, वो अधिकतर भारत के प्रति उनका नरम रवैया था, भारत के प्रति वो बातें कहा करते थे। अब देखना होगा कि भारत का क्या स्टैंड इस पर रहता है। अब डिप्लोमेसी के स्तर पर अगर भारत की स्थिति की बात करें तो वो काफ़ी असहज स्थिति है, वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इजराइल भारत का एक अच्छा दोस्त है जैसा कि आप जानते हैं, और वहीं ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त है। ईरान के जो सुप्रीम कमांडर लीडर की मौत हुई है वो प्रो इंडिया थे, वो अक्सर भारत के प्रति उनका नरम रवैया, भारत के साथ उनकी दोस्ती, और इजराइल भी प्रो इंडिया। देखिए, अगर इस स्थिति में भारत के टेक की बात की जाए तो भारत के लिए स्थिति बहुत असहज है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इजराइल प्रो इंडिया है, और इजराइल ने हमेशा अपना एक नरम रुख भारत के प्रति बताया है। और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। जिस ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, जो सैन्य सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, वो भी प्रो इंडियन थे। और टकराव की ये जो स्थिति है, ये लगभग टकराव की स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं कही जा सकती। और देखिए, ये जो टकराव हो रहा है ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये जो दोनों देश है, ईरान और इजराइल, इन दोनों के साथ ही भारत की फ्रेंडशिप अच्छी है। इजराइल आप सभी जानते हैं कि भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उसकी जो नीति है वो भारत के प्रति काफ़ी नरम रही है। ऑल्दो अगर आप ईरान की बात करेंगे तो जब हमारा पाकिस्तान के साथ द्वंद्व हुआ था तो ईरान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन फिर भी हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और जिस लीडर की मौत हुई है ईरान में, जो
सैन्य लीडर थे वो प्रो इंडियन थे, भारत के प्रति उनका नरम रवैया था, भारत के प्रति उनका रुख काफ़ी अच्छा था। तो ये दोनों देश भारत के हिसाब से अगर डिप्लोमेसी के स्तर पर बात की जाए तो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और भारत के प्रति भारत का संबंध उनसे अच्छा भी है। लेकिन अब इस बीच एक जो बड़ी जानकारी आ रही है वो सुलेमानी लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आ रही है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनको लेकर के खामनेई ने बोला है द ज़ियोनिस्ट रिजीम विल नॉट एस्केप सेफली फ्रॉम द हीनियस क्राइम दे हैव कमिटेड। उन्होंने कहा कि अब हीनियस क्राइम जो शुरुआत इजराइल ने की है उसका तो मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और अब ये बचेंगे नहीं, हम इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। हमारे साइंटिस्ट को, हमारे सिविलियंस को 13 तारीख को, यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए, उन्होंने 13 तारीख को हमारे कई सारे साइंटिस्ट को, हमारे सैन्य प्रमुख परमाणु अड्डों को निशाना बनाया जो कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस बीच नेतन्याहू ने सीधे ईरान की जनता को संबोधित किया। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, सीधे ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि देखिए हमारी जो लड़ाई है वो आम लोगों से नहीं है, वो आम लोगों को समझाने की कोशिश करें, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो ईरान की सैन्य, हमारी लड़ाई ईरान की जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, उससे हमारी लड़ाई है जो कि दुनिया के लिए ठीक नहीं कर रही है, जो परमाणु जो साइट्स हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारी लड़ाई उनसे है, अगर वो ये बंद कर दे तो ये झगड़ा भी सुलझ जाएगा। लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से आप किसी की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अचानक से एकाएक इजराइल ईरान पर हमला करता है और ईरान क्या करता है, ईरान देखता है पहले कि उसके साथ हुआ क्या, उसके बाद ईरान ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू करता है जो कि उसके खुद के लिए, खुद के बचाव के लिए इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था। और अब ये लड़ाई जिस स्तर पर है ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी थमने वाली है। इस बीच बहुत सारे देशों का रुख भी सामने आ रहा है, जिस तरह से रशिया और चीन ने अपना समर्थन ईरान के प्रति जाहिर किया है और कई जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो ईरान के प्रति उनका रवैया है। तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन खास तौर पर और यूरोप के कई देश जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो इजराइल ये जो लड़ाई लड़ रहा है वो अमेरिका के दम पर और कुछ चंद मुल्कों के दम पर लड़ रहा है, जो यूरोप से नाटो कंट्रीज़ हैं उनके दम पर लड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ साफ है कि जो भी कुछ इजराइल ने ईरान के प्रति किया रवैया वो कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ एक और बात, अब जो डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं वो शांति उनकी उस वक्त कहाँ गई थी जब गाज़ा पट्टी के इलाके में इतनी तबाही मच रही थी, जब इजराइल गाज़ा पट्टी के इलाके पे सिविलियंस को निशाना बना रहा था। वो युद्ध रुकवाने की बात करते हैं यूक्रेन और रशिया का, कहीं से वो युद्ध नहीं रुका। आप शांति दूत बनना चाहते हैं लेकिन लड़ाई को बढ़ावा देते हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में लड़ाई डालकर अपना काम करना चाहता है, अपने हथियार बेचना चाहता है। ये अमेरिका की पुरानी स्ट्रैटेजी है, पहले आग लगा दो, उसके बाद साइड हट जाओ, उसके बाद साइड लाइन हो जाओ और फिर सिर्फ आप कहते रहो शांति। आप हथियार बेचते रहो और आप दूसरी तरफ से शांति दूत बनने की कोशिश करते रहो। यह अमेरिका की पुरानी स्ट्रैटेजी है जिसको पूरी दुनिया समझ चुकी है। कुछ चंद मुल्क हैं अपने मुनाफे के लिए अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। जवाब देना अमेरिका को बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लड़ाई जो लड़वाई गई है, ये लड़ाई जो लगाई गई है, ये अमेरिका की देन है, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।